ये कहानी द एक्सपेंस सीरीज का अंतिम भाग है। 100 साल पहले मानवता ने अभी अभी मंगल ग्रह पर उपनिवेश बसाया ही था। उपनिवेश का विस्तार करने के लिए दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष वैज्ञानिकों को वहां एकत्रित किया गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने मंगल ग्रह की स्वतंत्रता का विचार पाल लिया। फिर एक दिन डॉक्टर सेलोमन ने मंगल पर एक नाभिकीय संलयन इंजन विकसित किया। इस साई-फाई इंजन ने दान प्रभाव में मानव इतिहास का अभूतपूर्व ऊंचाई हासिल की। जल्द ही मानवता ने पूरे सौरमंडल को जीतने की क्षमता प्राप्त कर ली। मानव का प्रौद्योगिकी स्तर धीरे धीरे पृथ्वी से आगे निकल गया और उसने तेजी से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। 100 साल बाद सौरमंडल में पृथ्वी, मंगल और क्षुद्र ग्रह घेरे एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच त्रिपक्षीय गतिरोध की स्थिति बन गई। यहाँ तक कि अलग अलग भाषाएं भी विकसित हो गई। हालांकि वे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बनाए हुए थे, लेकिन उनके बीच हमेशा अविश्वास बना रहा। 23वीं सदी में वापस शुक्र ग्रह से एरोस एक क्षुद्र ग्रह को टकराने के बाद प्रोटोमॉलिक्यूल वायरस का संकट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। संयुक्त राष्ट्र इस मामले की ओर जांच करना चाहता था, क्योंकि नेतृत्व को हमेशा से लगता था कि मंगलवासियों ने पृथ्वी के विकास को रोकने के लिए इस हमले को अंजाम दिया था और संभवतः उनके पास पृथ्वी की पहुंच से परे कोई तकनीक भी मौजूद थी। लेकिन अभी एक और गंभीर समस्या मौजूद थी। एरोस को रोकने के लिए दागे गए सैकड़ों परमाणु बमों में से 30 बमों ने स्वयं विनाश का आदेश पूरा नहीं किया था और रडार से पूरी तरह गायब हो गए थे। पृथ्वी के सबसे घातक हथियारों का अगर किसी अन्य शक्ति के हाथों में चले जाना, उसके परिणाम विनाशकारी हो सकते थे, लेकिन वे एक कदम पीछे थे। इससे पहले ही एक विशाल लचीली धातु की जाली ने उन 3 परमाणु बमों को जकड़ लिया था। पता चला कि रेडर ने बमों पर नियंत्रण हासिल करने के बाद कुछ बमों को स्वविनाश आदेश को निष्क्रिय कर दिया था। वह इन बमों का उपयोग धमकी रूप में उनके क्षुद्र ग्रह घेरे के निवासियों के साथ लंबे समय तक सहयोग प्राप्त करना चाहता था। होल्डन ने रेडर को सलाह दी कि वह एरोस वायरस के रिसाव की पूरी कहानी सार्वजनिक कर दे, लेकिन रेडर ने इनकार कर दिया। रेडर का मानना था कि पृथ्वी और मंगल के बीच तनाव की स्थिति क्षुद्र ग्रह घेरे के लिए अधिक फायदेमंद थी। इसके अलावा उनके पास प्रोटोमॉलिक्यूल वायरस के बारे में पर्याप्त जानकारी भी नहीं थी कि एकमात्र उम्मीद उस वायरोलॉजिस्ट से थी जिसे उन्होंने एक बायो कंपनी से पकड़ा था। लेकिन शोध में शामिल होने से पहले ही उसके दिमाग के कुछ हिस्सों को निकाल दिया गया था, जिससे वह एक भावनाहीन शोध मशीन बन चुकी थी। उससे उपयोगी जानकारी निकालने का कोई तरीका अभी तक उन्हें नहीं सूझा था। होल्डन को लगता था कि तीनों शक्तियों का प्रोटोमॉलिक्यूल वायरस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए उसने हाल ही में एक प्रत्यक्ष खनन क्षेत्र में छुपाए गए वायरस के नमूनों को नष्ट करने का फैसला लिया। लेकिन मिशन पर गई एक महिला ब्लैक गर्ल ने सोचा कि नमूनों को बचाए रखना पृथ्वी में उनके लिए उपयोगी हो सकता है, इसलिए उसने होल्डन के विकास का पालन नहीं किया। वहीं रोला ने उप महासचिव से मुलाकात की। वह चाहती थी कि वह सच बताए। उसे पता था कि पियर का एरोस वायरस रिसाव से सीधा संबंध था और उप महासचिव का उससे नजदीकी रिश्ता था। उन्होंने कहा, उन्हें बता दो, अगर वे सहयोग नहीं करते तो मैं उनकी संपत्ति जब्त कर लूंगा, उनके अनुबंध को रद्द कर दूंगा, उनके व्यवसाय को तबाह कर दूंगा और बच्चों को बता दूंगा कि सरकार किसी भी कंपनी से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन सौरमंडल के सबसे अमीर व्यक्ति पियर को हराना उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो